बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन एक ज़बरदस्त तरीके से जारी है, जिसमें हमने बहुत ही सनसनीखेज़ मुकाबले देख रहे हैं। लेकिन एक बार फिर कहा जा रहा है कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना हैशटैग यूज़ कर रहा है कि चौथी बार, तो लगता यही है कि शायद वो चौथी बार अब इस PSL को जीतने के मूड में डेफिनेटली लग रहे हैं। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है कराची में। कराची किंग्स को एक कम्प्लीटली वन साइडेड मैच में उन्होंने शिकस्त दी। और अगर आप इस पिच की बात करें तो बहुत ही मुख्तलिफ पिच थी। और यहाँ पर मार्क निकोलस ने भी कहा कि मुझे तो लग रहा है शायद मेलबर्न की पिच है। और बाद में ये फिर यही इंकशाफ हुआ कि ये शायद वही मिट्टी है जिसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा सीम मूवमेंट, जो लैटरल मूवमेंट आप कहते हैं, वो देखने को मिली। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, पूरे तरीके से कराची किंग्स को चोक किया। जिन दो बड़े नामों पर कराची रिलाई कर रहा था, जिसमें डेविड वार्नर, उनको क्या ज़बरदस्त गेंद पड़ा नसीम शाह का, और उसके बाद फिर जेम्स विंस को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया, मेरे ख्याल से जेसन होल्डर ने बहुत ही शानदार बॉलिंग की इस टूर्नामेंट में अब तक। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। जब चेस की बारी आई तो थोड़ा सा मुख्तलिफ गए इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस बार आज़म खान को ओपन कराया कि शायद वो कुछ रन्स कर पाएँ। कुछ रन्स तो वो कर पाए, लेकिन एक बुरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब मेरे ख्याल से मैं तो बड़ा वाज़ेह सवाल पूछ रहा हूँ, और मुख्तलिफ क्रिकेट फैंस भी पूछ रहे हैं कि क्या ऐसी मजबूरी है कि आज़म खान जो है उसको खिलाना मस्ट है। अगर आप बैटिंग को भी छोड़ दें, कीपिंग भी देखें, तो कोई इतने एजाइल नज़र नहीं आ रहे। काफ़ी ज़्यादा रन्स जो हैं वो डाउन द लेग साइड भी बॉल नहीं कलेक्ट कर पाए। एक बॉल सीधी थी जो नहीं कलेक्ट हो सकी। तो काफ़ी ज़्यादा वो एक, आप कहते हैं ना कि वो फोकस नहीं लग रहे, आउट ऑफ फोकस हो चुके हैं। शायद दिल बर्दाश्ता हो गए हैं, शायद परेशान हैं कि परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। लेकिन बड़ा वाज़े हो चुका है। तो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में एक वीक लिंक नज़र आता है तो शायद वो हैं। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड एक बड़ी क्वालिटी साइड है, बड़ा ज़बरदस्त थिंक टैंक है उनके पास, और वो रिलाई करते हैं ऐसी चीज़ों पर जहाँ पर वो अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आज के भी जितने कॉम्पिटिशंस हैं उनकी बात करनी है। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के बारे में ज़रूर हम बात करेंगे। 8 बजे ये मैच जो है बराह रास्त आप PTV स्पोर्ट्स HD पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कराची अपने होम ग्राउंड पर इस्लामाबाद से तो हार चुका है, लेकिन अब पेशावर एक ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आया। वो अपना पिछला मैच जीतने में कामयाब रहे क्वेटा के खिलाफ। तो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन मुल्तान की जब आप बात करते हैं तो मुल्तान और उनके मैच में हमें फिर एक वाज़ेह चीज़ नज़र आती है कि पेशावर के अंदर वो क्वालिटी है। सिर्फ उन्होंने अपने वो जो चेंजेस, जो आरिफ याकूब की हम बार बार बात कर रहे थे, उसको लाने से बहुत मुख्तलिफ जो है वो एक किस्म की साइड नज़र आई, और मेरे ख्याल से काफ़ी फ़र्क पड़ा। फिर कैडमोर जो है वो फॉर्म में नज़र आ गए, जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा था। तो कुछ चीज़ें पेशावर की सही वक्त पर सही हो रही हैं, लेकिन बाबर आजम अब तक फॉर्म हासिल नहीं कर पाए। इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट, बल्कि दुनिया क्रिकेट में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर ये है कि हेड कोच के लिए बाकायदा तौर पर एक असामी का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ नाउ लुकिंग फॉर द नेक्स्ट हेड कोच ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्योंकि इंटरम का लफ्ज़ जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे थे, आकिब जावेद, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अब टीम के साथ बतौर हेड कोच काम नहीं करना चाहते। वो कोई और स्टेबल नौकरी की तलाश में है, और जिसको कहा जा रहा है कि शायद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस एक ऐसी पोस्ट है जिसको वो शायद पसंद कर रहे हैं, जिसको वो चाह रहे हैं कि वो पोस्ट वो हासिल कर लें और वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर चलाएं। जबकि हेड कोच के लिए बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। बहुत से लोग हैं जो शायद अप्लाई तो ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक और ख़ास तौर पर मोई शाह साहब के मुताबिक सिकलैन मुश्ताक इस वक्त फेवरेट हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बनने के लिए। तो बहुत सारी क्रिकेट से जुड़ी खबरें हैं जो डिस्कस करनी है, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। इस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, और साथ ही साथ वर्ल्ड कप क्वालिफाइज की भी बात करनी है, जहाँ पर पाकिस्तान टीम तो क्वालिफाई कर चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ टीम्स के दरमियान जो है वो मुकाबले जारी रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ को बाकायदा तौर पर इस क्वालिफाइड से एग्जिट होकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई ना करना उनके लिए एक बड़ा इमोशनल मोमेंट साबित हुआ। हमने मैच के भी कुछ मनाजिर ज़रूर देखे जहाँ पर उन्होंने यही फील किया। लेकिन अगर पाकिस्तान टीम की बात करें, अनबीटन इन द टूर्नामेंट, सारे मैचेस जीते, क्वालिफाई किया, और अब इस स्पिरिट के साथ जब वर्ल्ड कप में जाएंगी तो कितना ज़रूरी होगा ये कॉन्फिडेंस, इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं, डिस्कशन को डिटेल में लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं? अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एंकर और एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत करीब नजर आए हैं आप बाबर आजम के, तो कहा जा रहा है कि शायद अब फॉर्म वापस आ जाएगी। ये वो वाले हैं जो सेल्फी खिंचाएं तो रन्स होने शुरू हो जाते हैं। ये बस साथ भी खड़े हो जाए तो रन आ जाते हैं। अल्लाह करे करे। लेकिन जो बाबर आजम की उसने सिचुएशन मैंने ग्राउंड की देखी, क्राउड की बात करूं, सपोर्ट बहुत ज्यादा थी। सपोर्ट बेशक आउट होने के बावजूद मैं कप्तान को मैसेज किया, मैं कप्तान, पहले हमने कहा नहीं दूसरी टीम जीतेगी, फिर मैं मैसेज किया, मैं कहा नहीं मैं गलत हूँ, पेशावर जीतेगा। लेकिन एक रिदम जिस तरीके से पकड़ा, लेकिन क्या डाइवर्सिटी है ना स्पोर्ट्स की। कभी आप
टीम मैनेजर, कभी फ्लोर के मैनेजर, कभी किसी के मैनेजर तो कभी किसी के भाई मैनेजर। प्रोग्राम करने नहीं, लेकिन मैं अवैस की इस बात से एग्री करता हूँ कि फ़ैन फॉलोइंग इज़ क्रेजी। बाबर आजम की फ़ैन फॉलोइंग वहीं पर है, उनका ऑरा वहीं पर है। एक परफॉर्मेंस दूर होता है ऐसा प्लेयर। थोड़ा सा टेक्निकली आज मैं एनालाइज करूंगा जो मैंने फील किया है, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव द एक्सपर्ट, द स्किपर इज इन द स्टूडियो, तो उनसे हम पूछेंगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद बैकलिफ्ट और स्टांस का इशू आ रहा है जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारे तजियाकार, और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे सबसे जो आप कह सकते हैं ना एक आपको कन्फर्म ज़राए से खबर मिलती है वो हमारे लिए ये हैं जनाब मोहित शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी आप? अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया शाह जी, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले पीएसएल की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर कोच का मामला भी उठाएंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जैसा कि मैंने कहा कि उनका हैशटैग चौथी बार, इट इज़ वेरी वेरी पर्टिकुलर कि अब लग रहा है कि ये वो साइड है जिसका एक ही गोल है कि हमने पीएसएल जीतना है। एंड दे लुक सो ऑर्गेनाइज्ड कि आप बाकी फ्रेंचाइजी से अगर उनका मवाजना करें तो आपको वाकई लगता है इस्लामाबाद इज़ अ डिफरेंट फ्रेंचाइज। बिल्कुल, आई थिंक वो इस कंपटीशन में बाय फार बहुत ही बेहतरीन टीम नज़र आ रहे हैं। हर बेस उनकी कवर्ड है, हर तरह की पिच के ऊपर उनके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। विद इन द टीम उनके पास बड़े ऑप्शंस मौजूद हैं, किसी को ओपन करा लो, किसी को मिडिल खिला लो, किसी से नया बॉल करा लो, पुराना बॉल करा लो। और कल सिर्फ 3 फॉरेन प्लेयर्स खिला के भी उन्होंने इतनी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि मैं बार बार बात कर रही हूँ कि उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज़ देयर लोकल कोर, जिसमें आपके टॉप ऑलराउंडर्स हैं, जिसमें शादाब हो गए, जिसमें नवाज़ हो गए, जिसमें इमाद हो गए और सलमान अली आगा हो गए। और उसकी वजह से उनकी एक, और फिर जेसन होल्डर फॉरेन में एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस वो दे रहे। तो जिस तरह की कोर इन्होंने बना दी है ना, रिटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप देखें क्वेटा हो गई, कराची जो स्ट्रगल करे, उन्होंने ऑलमोस्ट नई टीम्स बना दी थी, उन्होंने सारे प्लेयर्स रिलीज़ कर दिए थे। इसी तरह मुल्तान ने रिटेंशन अच्छी नहीं की थी, तो वो बहुत वीक हो गए। उन्होंने अपने जो टॉप परफॉर्मर्स थे बॉलर्स में उनको निकाल दिया, मोहम्मद अली हो गए, अब्बास हो गए, और अब उनकी बॉलिंग में कुछ समझ नहीं आ रही कि इवन क्या। खुशदिल भी चले गए वहाँ से। तो ये जो सारी और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, ब्रेसवेल और इफ्तिखार एक जैसे प्लेयर्स का होना वहाँ पर। तो ये आपको बड़ा सोच समझ के प्लानिंग करनी है। तो इस्लामाबाद डेफिनेटली आप जब जीते होते हो, वैसे भी आपकी टीम एक अच्छी इंगेज होती है, आपस में एक कमराडरी ज़्यादा होती है, तो वो उनको ऑलरेडी एक प्लस पॉइंट था। लेकिन बाय फार दे आर लुकिंग द बेस्ट टीम, से बिल्कुल एक मुख्तलिफ टीम लग रही है, कोई करीब अभी तक करीब भी नहीं आई टीम उनके। जी मोहित शाह साहब, लोकल इस्लामाबाद फ़ैन, तो एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट है क्योंकि इस्लामाबाद के लोग बहुत खुश हैं जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज आई हैं। सना ने बिल्कुल सही कहा कि अगर आप उनकी रिटेंशन पॉलिसी देखें, उनकी ड्राफ्ट में जो थिंक टैंक वो लेकर जाते हैं जिस तरीके से, और फिर ख़ास तौर पर जिस तरीके की टीम मैनेजमेंट चल रही है, बड़ी आपको कंसिस्टेंसी, एक ही मिसफिट बस आज़म खान नज़र आते हैं, बाकी सब ठीक है। लेकिन बड़ी अच्छी तरह मैनेज किया, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं इम्प्रेसिव जो सबसे चीज़ नज़र आती है ना जी, उनका बॉलिंग कम्बिनेशन है। क्या ज़बरदस्त देखें, होल्डर हैं, नसीम शाह हैं, ड्रेविस हैं, वो ऑस्ट्रेलियन जो है, और साथ आप देखें कि उनकी बैकअप में उनके स्पिनर जो हैं शादाब और इमाद वसीम, उनकी बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। और वो ये नहीं है कि शादाब की एक फॉर्म नहीं लग रही थी, अब उसकी फॉर्म भी उनकी लग गई, बैटिंग भी अच्छी कर रहे हैं, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद को रोकेगा कौन, कौन सी टीम ऐसी होगी जो इस्लामाबाद को रोकेगी और इस्लामाबाद को मैचेस उनसे जीतेगी और उनको शायद थोड़ा बहुत टफ टाइम देगी, जो अभी तक नज़र नहीं आया कहीं भी। और अब 200 भी डिफेंड कर लेते हैं, ये 180 के करीब भी डिफेंड कर लेते हैं और बड़ा स्कोर कर लें तो फिर बड़ा इजी हो जाता है आपको प्रिडिक्ट करना कि इस्लामाबाद आसानी से जीत जाएगा। कल के मैच के बाद और परसों के मैच के बाद ये दोनों मैच आप देखें तो ये फील हो रहा है कि शायद वो जो पेशावर ज़ल्मी का एक जो मिसिंग एलिमेंट था, और पेशावर ज़ल्मी जो अब ट्रैक पे नहीं आ रही थी और जो अब एक ऐसी परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही थी, वो मेरा ख्याल है जो पिंडी का मैच हुआ है इनका, अब फील हो रहा है मुल्तान सुल्तान के बाद कि ये शायद वो ट्रैक पे वापस आ गए हैं। वो TKC हो, आपका हारिस हो, बल्कि सैम अयूब और बाबर से रन्स ना भी हुए तो नीचे उन्होंने संभाल लिया। लेकिन वाज़ेह फ़र्क है, मैं आप हम सब कह रहे थे कि आरिफ याकूब को खिलाएं तो वो खिलाती फर्क आरिफ पड़ गया। याकूब को खिलाया, समद की आप देखें ना डेब्यू किया, क्या जबरदस्त उसने बैटिंग की और क्या जबरदस्त एक पोटेंशियल नजर आया। इवन अली रजा की हम बात कर रहे थे, अली रजा के आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। मतलब ये देखें कि उनमें पोटेंशियल है, खिलाने का तरीका है कि उनकी कम्बिनेशन किस तरह किया जाए। देखें अभी भी मैं समझता हूँ आरिफ याकूब को आपने खिलाया, मेरान मुमताज़ को भी इनको खिलाना चाहिए। दो अच्छे जो स्पेशलिस्ट स्पिनर होते हैं ना, उनको आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते। पार्ट टाइमर इज़ डिफरेंट थिंग। जब आप स्पेशलिस्ट स्पिनर डालते हैं अपनी टीम में और प्लेइंग 11 में,
और फिर वो आपको करके दिखाता है, कुछ ना कुछ आपके लिए वो अचीव करता है। आरिफ शकूब को देखें, इस तरह लग रहा था कि ये पता नहीं पहले मैच क्यों नहीं खिलाया इन्होंने। अब यही मैं कह रहा हूँ, अब मुझे फीलिंग आ रही है कि जिस तरह आज का मैच है फ़र्ज़ करें, और जिस तरह आगे आने वाले मैच हैं, ज़ल्मी को ज़रूर मेहरान मुमताज़ को खिलाना चाहिए। ऑप्शन ज़्यादा होती हैं। देखिए जब बैटिंग की बारी आती है, 2-3 आपकी अच्छी इनिंग्स लग जाएं तो आप 200 को टच कर लेते हो, फिर सारा ऑनेस्ट चला जाता है ऑन योर अटैक। और बॉलिंग अटैक अगर आपके पास बड़ा पोटेंट है, अच्छा है, स्ट्रांग है, जिस तरह इस्लामाबाद के पास है, तो फिर आप उसमें आप बिल्कुल डिसाइसिव रोल वो प्ले करता है। और यही मैं कहता हूँ कि हमेशा आपको स्पेशलिस्ट पे जाना चाहिए। ये आधा तीतर आधा बटेर, मतलब थोड़ा बहुत कर लिया जी, बॉलिंग भी कर ली, बैटिंग भी कर ली। अच्छा, आप तीतर और बटेर की बात कर रहे हैं। एक हमारे साहब थे जो कह रहे थे शेर धाड़ेंगे, वो अभी तक धाड़ ही नहीं रहे। वो एक दफा धाड़े हैं, फिर उसके बाद आई थिंक वो रिवर्स धाड़ने लग गए। तो आप भी नहीं, आप कराची किंग्स का कह रहे थे। तो आपने तो किंग्स को कहा था कि धाड़ना है उन्होंने। यार कराची किंग्स मैंने कहा ना कि मैं खुद भी चाहता था कि धाड़े, क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है कराची धाड़ेगा। आपको याद हो पहले इनिशियली जब पाकिस्तान सुपर लीग का जब एडिशन था, पहला भी लाहौर और कराची एक वाइड साइड थी। ऑन द पेपर बहुत बड़ी साइड है कि इनके खिलाफ शायद मैं कहता हूँ पूरी दुनिया क्रिकेट खिला सकते हो, इतनी बड़ी साइड्स आपको नजर आती हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक इशू जो आज भी आपको कराची किंग्स के अंदर नजर आता है वो है उनके ओपनिंग डिपार्टमेंट को लेकर। डेविड वार्नर पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है कि यार वो एक अच्छा स्टार्ट टीम सिफिट के साथ देंगे, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बॉलिंग यूनिट की अगर बात करूं, अभी तक कराची किंग्स की बॉलिंग यूनिट की बात करो यार, लगभग 200 के करीब तो वो स्कोर खा रहे हैं। इसका मतलब आपकी बॉलिंग के अंदर आपको इशू नजर आता है। मिडल ऑर्डर के अंदर आप बात करें, स्टेबिलिटी आपके पास है नहीं। इरफान न्याजी आपको फॉर्म में नजर नहीं आते, शायद 22 या 23 तारीख तक उन्हें ज्वाइन करने केन विलियमसन ने, तो शायद थोड़ी सी स्टेबिलिटी कराची किंग्स के अंदर आपको नजर आ जाए। वैसे कराची किंग्स का जो डग आउट बैठा हुआ है, उधर हैदर अजहर वगैरह बैठे हैं, ब्रिलियंट माइंडसेट है, मुल्तान सुल्तान के पीछे थे, लेकिन आपको बैठ के सोचना पड़ेगा इस चीज़ पे, क्योंकि कराची किंग्स ऑन बैटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आपको अंडर प्रेशर नजर आ रही है। जेम्स विंस भी आपको पता है सच परफॉर्म नहीं कर पा रहे, सिवाय वो एक मैच के जो उन्होंने परफॉर्म किया था 1 डाउन पोजीशन के अंदर। लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले मामले पे हैं, तो अगर बैक टू बैक देखो पिछले सीजन और इस सीजन 9 मैचेस ऑन द ट्रॉट आप जीते हो। जो आजम खान वाली लिंक की आप बात कर रहे हो, आई गेस सबसे बड़ा जो इनके लिए मैं कहता हूँ मिस कैलकुलेशन था वो ऑस्ट्रेलिया के जो अपना विकेट कीपर बैट्समैन है कैरी, उनका ना होना है, क्योंकि वो ऑब्वियसली एक ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपके पास नहीं, मैं आपको इस्लामाबाद पे तो नहीं जाने दूंगा, मैं आपको वापस कराची पे ही लेकर आऊंगा। इस बार आपको भागने मैंने देना नहीं है। एक चीज़ मुझे ज़रूर अच्छी लगी है कि कल साद को उन्होंने खिलाया और साद बहुत अच्छी बारी कर रहे थे। गुस्सा मुझे वहां पर आया जहां पर किसी को सिर्फ साद को इतना कहना चाहिए था तुम पूरे 20 ओवर खेल लो, और उसमें ये पोटेंशियल थी कि 150 से ज़्यादा स्कोर इस विकेट पे आई थिंक विनिंग स्कोर था कल। देखिए जिस तरीके से आपको पता है ऊपर जल्दी प्लेयर्स आउट हुए हैं, अगर डेविड वार्नर की चले मैं बात करूं, डेविड वार्नर वर्सेस कराची किंग्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड, सॉरी डेविड वार्नर सर इस्लामाबाद की बात कर लो, लाहौर की बात कर लो, जो वे ऑफ स्टाइल उनका है वो आपको साफ नजर आ रहा है। अभी भी जो उनका फ्रंट फुट है वो एकदम क्रीज को छोड़ विकेट्स को छोड़ देता है। मुझे नहीं पता शायद ऑफ साइड पे ज़्यादा वो टारगेट करें एरिया को, क्या कर रहे हैं। मसला सारा का सारा आपका आ रहा है मिडल ऑर्डर के अंदर। फिर मैंने कहा ना एक इशू हमारे यहाँ पर फ्रेंचाइजेस में क्या होता है कि आप स्टारडम के चक्कर में जो एक यंग टैलेंट आपका बाहर बैठा है उसको ज़्यादा मौका नहीं मिलता, आप स्टारडम की तरफ ज़्यादा जाते हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लस पॉइंट क्या है, जो कप्तानी बात करी थी कि आपका लोकल प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। आप ज़्यादा रिलाय अपने इंटरनेशनल प्लेयर पर वो चीज़ पे नहीं करे कि यार वो परफॉर्म करके देगा तो मैं आगे लेके चलूंगा। आपका लोकल टैलेंट परफॉर्म कर रहा है। आजम खान का ठीक है एक रिलेशन बहुत अच्छा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, बहुत अरसे से चल भी रहे हैं, लेकिन आपको याद हो इस अपना लीग से पहले IL-T20 वो खेल रहे थे, वहां पर भी वाइपर्स के लिए आज सच को उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं थी। कल भी मैं शादाब खान को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जब आजम को पिक करने गए थे तो हमने कहा था कि एज एन ओपनर शायद तुम्हें खिलाएं, 2-3 मैचेस भी वो हमें बड़े मैचेस जितवा देता है, वो अपना काम पूरा कर देता है। उसने कल 30-31 जरूर किए, लेकिन आप अगर इस्लामाबाद का थोड़ा सा एनालाइज करें, जो आप पकड़ने की बात कर रहे थे, आज भी वो है। आप साहिबजादा परफॉर्म आपके लिए कर रहा है, कॉलिन मॉनरो एज सच अभी फायर पावर आपको नजर नहीं। अगर आप साहिबजादा फरहान को 2-3 जल्दी आउट करने में कामयाब होते हो, इस्लामाबाद मुश्किलात में आ सकती है। हैदर अली बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मैं बात ये कर रहा हूँ कि अभी तक टेस्ट नहीं हुए। देखो आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ना, आपके ओपनर्स आगे परफॉर्म कर रहे हैं, आगे आप उसको स्टेबल कर रहे हो इनिंग्स को। जैसे पेशावर की बात करूं, सिवाय बाबर को छोड़ के साइम को आपके जितने प्लेयर्स हैं उन्होंने 30 गेंदों से ज्यादा नहीं खेला, उन्होंने स्ट्राइक रेट मेंटेन करके रखा है उस मैच के अंदर। आपको एक वो प्लेटफॉर्म मिल गया। आपको जिस दिन प्लेटफॉर्म ना मिला ओपनिंग डिपार्टमेंट से, फिर टेस्ट होगा शदाब खान हो गए, चाहे वो नीचे हैदर है कि वो किस तरीके से उसको लेके चलते हैं। लेकिन शाजी वाली बात के जिस तरीके से ज़ल्मी ने पिछले मैच में पीक पकड़ी है, बाबर को छोड़ के अगर बात करूं,
ये डेंजरस साइड ज़रूर है, ये आसान नहीं होगी। आज के लिए क्या कह रहे हैं अब, क्योंकि अब आप येलो स्टॉर्म में फंस गए हैं, उधर आप शेर को कह रहे थे वो धाड़ेगा, अब आपके लिए कंफ्यूजन होगी और आपकी आखिरी तस्वीर तो ये बता रही है कि आप येलो की सपोर्ट में। देखिए अगर मैं बैक टू बैक बात करूं तो पेशावर ज़ल्मी आई गेस 9 मैचेस जीता हुआ है कराची किंग्स के साथ, लेकिन जिस तरीके से पिछला मैच खेला है पेशावर ज़ल्मी, तो पेशावर को एज ज़रूर होगा। लेकिन फिर अहमद भाई एक बात है, बॉलिंग यूनिट आपके पास है, रज़ा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। मुझे याद है उसने वो स्पेल याद करवाया जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ आपको याद हो अंडर 19 वर्ल्ड कप में उसने किया था लड़के ने। लेकिन दूसरे एंड पे आपका बॉलिंग 21 मैच खेले हैं पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, जिसमें से 6 दफ़ा कराची किंग्स मैच जीते हैं, जबकि 15 दफ़ा पेशावर ज़ल्मी ने मैच जीते हैं। 11 दफ़ा पेशावर ने पहले बारी करके मैच जीता और 4 दफ़ा ऑब्वियसली बॉलिंग सेकंड, और जिसमें से मेजॉरिटी टॉस जो है वो कराची किंग्स जीता रहा है। जो बेस्ट परफॉर्मेंस रही है वो 200 प्लस रन्स भी किए गए हैं। बाबर आजम सबसे क्रिटिकल प्लेयर हैं जब भी कराची किंग्स के खिलाफ मैच होता है, 191 रन्स वो बना चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ जेम्स विंस थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे। और अगर आप विकेट्स की बात करें तो मीर हमज़ा और लूक वुड ये दोनों सक्सेसफुल रहे हैं ओवरऑल। जब आप बात करते हैं दोनों टीम्स के बारे में, अगर आखिरी 5 मैचेस का मुवाजना करें तो आपको बड़ा साफ नज़र आता है कि 4 बार ज़ल्मी जीता है और सिर्फ 1 बार कराची जीता। तो बड़ा सिंपल है, मैथ्स तो मैंने आपको कर दिया। कर ले पिक अब, मतलब क्या पेशावर ज़ल्मी बहुत मेहनत लगती है। कन्विंस कर दिया। हाँ कन्विंस है डेटा के। असल में कंफ्यूज आप कर रहे हैं ना, आपने ब्लू शर्ट भी पहनी है, तो येलो भी पहनी है, येलो भी है। तो थोड़ा येलो है ज्यादा ब्लू है, वो परेशान हो गया नहीं, कि तो मैं वो- कराची की तरफ नहीं जाऊं। वो ये तो पहननी थी ना, वली जफर कह रहे थे मेरा एक्स देखो, तो फिर एक्स तो दिखाना था। अब वो सारे कलर्स ला कर एक्स ही दिखा सकते हैं, और तो कोई तरीका था नहीं। तो लेकिन टैक्टिकली आज के मैच के आपसे मैंने प्रेडिक्शन ज़रूर लेनी है। कराची आई थिंक वुड बी इन ट्रमेंडस प्रेशर, और एक जगह तो डेविड वार्नर ये भी बात कर गए हैं कि फैंस नहीं है लेकिन घर पे बैठ के ज़रूर देख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कराची किंग्स के लिए। उनको चाहिए, ठीक है फैंस ना आए या आए, उनको चाहिए ज़रा बैटिंग पे फोकस करें क्योंकि पहला फॉरेन कप्तान आया और बिल्कुल ही इस वक्त परफॉर्मेंस कराची की नीचे चली गई है। आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त दोनों तरफ की परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें तो कराची की एज अ टीम परफॉर्मेंस की बड़ी ज़रूरत है। दूसरी तरफ मैं ज़रूर चाहूँगी कि बाबर आजम रन्स करें, क्योंकि बड़ा एक लंबा उनका ये बैड पैच आ चुका है। और ठीक है जो भी होपफुली जो लर्निंग्स थी इसमें से वो कुछ उन्होंने सीखा होगा, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। T20 फॉर्मेट तो एक फॉर्मेट है, लेकिन अगर ये कॉन्फिडेंस इनका वापस नहीं आता तो वनडे फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट, हर जगह पर उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान को भी होगा, उनको भी होगा। तो सबसे अच्छी बात जो शाजी ने की कि विदाउट बाबर आजम, विदाउट साइम अयूब, पेशावर ने इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर दी कि शायद उधर से एक प्रेशर बहुत बड़ा ऑफ हुआ होगा बाबर के ऊपर, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी एक वो फ्रेंचाइज है कि जो 9 के 9 सीज़न में प्लेऑफ्स में पहुंची है। तो जिस तरह का स्टार्ट हो गया था उस मैच से पहले, एक कप्तानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर आ गया था, तो पिछले मैच से टीम ने वो प्रेशर ऑफ कर दिया आपके ऊपर से। तो आई थिंक अब का मैच, आज का मैच परफेक्ट है। हसन अली का स्पेल उनको बहुत देख के करना होगा, और मोहम्मद नबी को अगर ये नया बॉल करते हैं, आई थिंक ये 2 बॉलर्स प्रॉब्लम कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी कराची की बॉलिंग ऐसी है जिसके ऊपर आप रन्स बना सकते हैं, तो वो बड़ा ज़रूरी होगा। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो ओवरऑल इस वक्त फॉर्म है वो पेशावर की बहुत ये आपका बेहतर है। एनालिसिस है, आप हिंट दे रही हैं पेशावर को कि उसको कराची को कि बाबर को आउट कैसे करना है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आउट करना है ऑब्वियसली ये 2 बेस्ट मुझे तो ऑप्शंस लगते हैं, इवन बाबर के आगे भी और साइम के आगे भी, क्योंकि लेफ्टी का भी ऑफ स्पिनर, और स्टिल जितना थिंकिंग लाइक अ स्किपर। क्योंकि जितना एक्सपीरियंस है मोहम्मद नबी का, कराची के लिए भी मस्ट विन मैच है। अच्छा थोड़ा टेक्निकली अब इसको एनालाइज करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा ये बात हो चुकी है। अगर मैं साल 2017 या चलिए 17 से पहले देख लूँ बाबर आजम को, 18 से पहले, तो मुझे बड़ा डिफरेंट स्टांस और बड़ा डिफरेंट बैकलिफ्ट नज़र आता है। जब से हमने T20 में उनको ओपन करते हुए देखा तो उन्होंने अपनी ऑन साइड और ऑफ, मतलब स्क्वायर ऑफ द विकेट दोनों साइड्स पर अपने आप को ओपन करने की कोशिश की, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टांस शिफ्ट होता है और बैकलिफ्ट ऊपर आ जाता है। अब उसकी वजह से 2 गलतियां हो रही हैं जो आप बेहतर एनालाइज कर सकती हैं। एक तो जो आगे से तेज़ गेंद इन स्विंग हो रहा है, जिस पर वो एलबी हुए पिछले मैच में, डेविड विली ने उनको आउट किया, और उससे पिछले मैच पे जहाँ पर वो आउटसाइड ऑफ स्टंप बड़ा एक्सपोज हो रहे हैं, शायद जल्दी गिर जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये टेक्निकली अब इसको बाबर से बेहतर तो कोई टेक्निकल नहीं है? एब्सोल्युटली, आई थिंक जो प्लेयर खुद होता है, जितना उसको खुद अंदाज़ा होता है वो किसी को भी नहीं होता है। ये इंचेस का फ़र्क है, आपकी जो बॉडी, आपका शोल्डर है थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं ये नहीं कह रही मैटर नहीं करती, बट ड्यूरिंग टूर्नामेंट इसको करेक्ट करना मुश्किल है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट आप अपनी ट्रिगर मूवमेंट को थोड़ा सा भी नहीं बदलना आसान है। वो आप 3 बॉलों पे बदलेंगे, चौथी पे वापस आपकी नेचुरल मूवमेंट आ जाएगी, जो उस वक्त की नेचुरल मूवमेंट होती है।
बाबर के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेंटल ब्लॉक आया हुआ है, जो इनके साथ जो भी पीछे चीज़ें हुई हैं, क्योंकि बाबर ने शुरू से एक बड़ा सक्सेसफुल करियर देखा, तो आपने जो उस तरह का फेलियर देखा नहीं था उन्होंने। तो जब ऐसा प्लेयर होता है जिसने सक्सेस वर्ल्ड नंबर 1 और अच्छी परफॉर्मेंसेस शुरू में बहुत ज़्यादा देखी, उसके लिए उसमें से शॉक में से निकलना भी मुश्किल है। हसन अली को देखे मेंटली बहुत स्ट्रांग है, इमाद वसीम को देखे मेंटली बहुत स्ट्रांग है, बहुत दफ़ा ड्रॉप हुए, वापस आए, फाइट किया। बाबर पे अभी पहला ऐसा पैच आया जो बिल्कुल ही नीचे चला गया, तो यहाँ से उठना एक दफ़ा मुश्किल होगा, एक दफ़ा जैसे उठ जाएंगे फिर ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा। पर ड्यूरिंग टूर्नामेंट टेक्निकली अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना मुश्किल है, बट हाँ 1-2 इंचेस का फ़र्क, ख़ास बॉलर पे जो इन स्विंग कर रहा है उसके ऊपर अपने आप को थोड़ा सा लेस ओपन कर लेना, ये इतनी चीज़ें आप मॉनिटर कर सकते हैं। पेशावर कराची, पेशावर आउटराइट पेशावर। आपको तो कन्विंस नहीं करना पड़ा, उधर तो ज़रा ज़्यादा मेहनत लगी। लेकिन थोड़ा सा बाबर वाली जो बात की ना, कप्तान ने कहा कि ब्लॉकेज है कॉन्फिडेंस की। ब्लॉकेज का मसला क्या है कॉन्फिडेंस का, मुझे जो अभी भी नज़र आता है बाबर आजम में, क्योंकि बाबर आजम की अगर आप पूरा एनालाइज करो जो उसका सफ़र है क्रिकेट का, वो रहा है जो नेचुरल स्ट्रोक खेलते हैं। अब मसला ये है कि साल 2 से जब पाकिस्तान का T20 के अंदर डाउनफॉल आया, ऑब्वियसली क्योंकि ये ओपनर्स थे रिजवान और बाबर आजम, उनको तोड़ा भी गया, बाकी मामलात भी हुए। बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन अब क्या होगी है कि स्ट्राइक रेट मेंटेन करेगा, कि अपना विथ जो है जो एक आप कहते हो ना कि रेंज अपनी ओपन करते हो आप, आपका होता है कि यार हर बॉल के ऊपर वो लेकिन माजरत के साथ हमने यही चीज़ बॉर्डर के उस पार भी देखी, जहाँ पर विराट कोहली के ऊपर ये पैच है और वो बड़ा वोकल थे इस बारे में, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि ऐसे मौके पर साबिक क्रिकेटर्स का रोल और मेंटोर्स का रोल बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्या किसी ने कोशिश की कि वो जाकर बाबर से सिर्फ इतना कह दें कि यार कुछ नहीं होता, तुम कर पाओगे, तुम आ जाओगे वापस, बल्कि उसके बरक्स हम ये देखते हैं कि तनकीद हो रही है, लोग कप्तानी के ऊपर ले आते हैं सवाल को, कोई कहीं ले जाता है, हर बंदे ने अपना एक एजेंडा सेट किया हुआ है जिसमें वो बाबर आजम को उस नटशेल में, और लगता ही है कि बाबर आजम पे बात करेंगे तो ज़्यादा व्यूअरशिप मिलेगी। लेकिन बात वही है कि कोई ऐसा क्रिकेटर, कोई साबिक क्रिकेटर जिसने कॉल की हो, जो जाकर कहे कि यार देखो बुरा वक्त है, गुजर जाएगा, आ जाएगी फॉर्म वापस। आई थिंक एक आपको अभी भी रियलाइज़ करना है कि ये सब लोग एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स ज़रूर हैं, बट देर स्टिल वेरी यंग एट देयर करियर्स। तो आई थिंक बड़ा फ़र्क पड़ता है कि अगर आपको कोई साबिक क्रिकेटर जो आपके मुल्क के लिए खेल चुका है, नुमाइंदगी की है, वो आपको कॉल करता है, आपसे मिलता है आके, जिसको आप आइडियलाइज करते रहे हैं, जिसको आपने देखा है ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के लिए खेलते हुए, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। लेकिन आई डोंट नो अब इसमें कौन गया है, किसी ने बात की या नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है ये होना ज़रूर बनता है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जो हैं वो अपने बेस्ट प्लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी। तो यहाँ पर क्रिकेट बोर्ड का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको शील्ड कैसे करते हैं इस प्रेशर के साथ। दैट बीइंग सेड, मोई शाह साहब से मैंने कोच वाला सवाल लाजमी करना है, टाइम हमारे पास आज कम है। शाह जी कोच के ऊपर मैं आऊँगा, बट उससे पहले जल्दी से आपसे पूछूंगा, कराची या पेशावर, ब्लू तो आपने पहना है लेकिन येलो ना हो अंदर से। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आज वार्नर को शायद पता लगे कि थोड़ा क्राउड ज़्यादा है, और मैं होपफुल हूँ कि ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़ल्मी के सपोर्टर कराची में भी बहुत बाबर आजम खेल रहे हैं वो बाबर आजम के लिए या ज़ल्मी के लिए, तो क्राउड मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। और ऑब्वियसली मैं कहता हूँ ज़ल्मी फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़ल्मी को जीतना चाहिए आज, इसलिए कि एक तो उनकी ज़रा पिछले मैच में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है उसका आज आप पूरा एक्सप्रेस उनको नजर आएगा कि किस तरह वो एक्सप्रेस करते हैं, खासकर बाबर आजम का भी। बाबर आजम के मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ जी टेक्निकली, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा वो बॉल को जल्दी खेलते हैं इस वक्त। उनका जो है वो, क्योंकि एक मेंटल वो थोड़ा सा ब्लॉकेज है और उनका थोड़ा वो टफनेस का हालांकि उनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास बहुत टाइम है, बॉल बहुत लेट खेल सकते हैं। अब वो बॉल को जरा जल्दी खेलने लग पड़े हैं, जिससे वो उनका देखे ना, विली की बात की आपने, किस तरह आउट हुआ, पहले स्लिप में उन्होंने किस तरह कह दिया, तो वो जल्दी खेलने की वजह से थोड़ा सा अब एडजस्टमेंट करने वाली बात है। हल्का सा डिले करके खेलेंगे तो मेरा ख्याल है बेहतर खेलेंगे। मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट मेरा ख्याल अगर हैं तो उनको शायद बड़े बड़े एक्सपर्ट तो इंटरम तौर पर कोचिंग कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इनकार कर दिया कोचिंग करने से। अच्छा, उसका क्या कर रहे हैं? अच्छा, दूसरा ये है जी कि जाहिर है अब इश्तिहारात तो आपको पता आ गए हैं, डायरेक्टर, हाई परफॉर्मेंस, हेड कोच, और आपको पता है कि जब पाकिस्तान का हेड कोच की बारी आती है तो अब जो हालात इस तरह के बन गए हैं, तो आप समझते, मैं भी समझता हूँ और आपको भी थोड़ा सा आपके जहन में होगा कि मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा जो इंटरनेशनल जो एस्पिरेंट हो या कैंडिडेट हो वो उसके लिए अप्लाई करेगा, नहीं आएगा। और वापसी पे पाकिस्तान को मुड़ के फिर अपने मुल्क में ही देखना पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट कोच है। ऑलरेडी बात चल रही थी, आपको पता है न्यूजीलैंड से पहले सकलैन मुश्ताक से तकरीबन फाइनल हो गया था,
तो शायद उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड का टूर आप करने दें, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, उसके बाद मैं डिसीजन करूंगा। तो वो मेरे ख्याल टाइम आ गया है। ज़्यादा चांस यही है कि सकलैन मुश्ताक टेक ओवर करें और वर्ल्ड कप तक टीम को लेके जाएं। वर्ल्ड कप T20 है, बीच में एशिया कप है, बीच में और सीरीज़ हैं, जो भी है, और सारा कुछ वो उस वक्त तक। और आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्म, वो कहते हैं कि थोड़ा सी ऐसा मेरा काम हो कि जिसको मतलब है दिन दिन का ही काम हो, तो वो मेरा ख्याल है वो इंटरेस्टेड उसमें ही ज़्यादा है, तो वो इनका मेरा ख्याल है ये यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो लो परफॉर्मेंस रही है, तो अब मैं जरा और हाई परफॉर्मेंस की तरफ चला जाऊँगा। जी, और ये लगता यही है कि आगे यही सेटअप होगा और इस तरह ही बनेगा पूरा जो सिनेरियो। देखो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक करनी है, शाम को आप जा सकते हो हाई परफॉर्मेंस सेंटर दूसरे वाले में दोनों मैनेज हो जाएंगे। हाँ आराम से, ठीक है। काम आप पे भी छुरी थोड़ी सी हट जाएगी अब कि नहीं, कि कोई उस नौकरियों में कोई मैनेजर की भी कोई पोस्ट एडवर्टाइज हुई है? नहीं यार, अल्लाह का शुक्र है, जो हूँ बहुत अच्छा नहीं जाना। लेकिन इट्स आयरॉनिक इजंट इट, क्योंकि सकलैन भाई का नाम तब भी चल रहा था, अभी हमेशा सकलैन भाई का नाम लाजमी होता भी। अब और किसी का बाहर के कोचेस को लाना बहुत मुश्किल हो, जो हमने कर दिया ना बाहर के कोचेस के साथ। अभी सकलैन भाई आ जाएं तो बड़ी बात है, क्योंकि जो हम कर रहे हैं इट्स वेरी सैड कि हमने जिस तरीके से ट्रीट किया। ऐसे ही करते रहेंगे, फर्क तो नजर आ रहा है। अभी बहुत फ्रीक्वेंट हुआ है, पहले जरा 4-5 साल गुजार लेते थे जो फॉरेन कोचेस थे, अभी जो हुआ है ना उसके बाद आपको बहुत टाइम लगेगा किसी बाहर के बंदे को और कल ट्रस्ट डेवलप करते। प्रेस रिलीज भी छोटी सी आपने देखी होगी, और वो भी अच्छी, मैं तो नहीं समझता कि अच्छी बात है कि आप इस तरह की प्रेस रिलीज आप इशू कर दो। ये जो इस तरह के मामलात हैं वो मतलब है बिटवीन दी पार्टीज ही सेटल होने चाहिए। मोइसा साहब, मैं तो आपकी मुनासबत से ये भी ज़रूर सवाल उठाऊंगा कि अभी तक तो शायद ये भी समझ नहीं आ रही कि PCB का मीडिया डायरेक्टरेट चला कौन रहा है। अभी तक तो इतना ये कलूड हो चुका है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। जब से एक साहब का एग्जिट हुआ है उसके बाद से कुछ डिसाइड नहीं हुआ। बात है, समी बर्नी अब नहीं है, वो प्रोफेशनल डायरेक्टर था, इसमें कोई शक नहीं है। ICC में काम किया हुआ था, ICC के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहले। और जर्नलिस्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हो ना, तो फिर जर्नलिस्ट की रिक्वायरमेंट्स का पता होता है, बिल्कुल वो बड़ा ज़रूरी है। और मुझे तो क्योंकि एसोसिएशन उनके साथ बड़ी पुरानी थी, क्योंकि हम साथ ही ट्रैवल करते थे। ये एक वक्त होता था कि जब पेशावर जाके टेस्ट मैच कवर करना पड़ता था, लाहौर जाके करना पड़ता था, इधर पिंडी इस्लामाबाद में करना पड़ता था, फॉरेन टूर्स करने पड़ते थे। उस वक्त मैं बहुत फ्रीक्वेंटली करता था, तो काफ़ी मुझे अंडरस्टैंडिंग है। और ये खासकर इनके साथ अच्छी है। और इसके रिक्वायरमेंट्स का बहुत ज़रूरी है कि एक मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके साथ आपने किस तरह बना के रखनी है, किस तरह उसको चलाना है, और किस तरह उससे आपने अपनी बोर्ड के लिए बेस्ट माइलेज लेनी है। ये बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, और ये उसको ही पता होता है जो इस फील्ड में रहा हो और जिसको इस मतलब इन लोगों के साथ इंटरेक्शन उसका रहा हो। तो वो अभी तक मुझे नहीं समझ आती कि अभी कोई, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सेटलमेंट और हुई है क्रिकेट बोर्ड में कि जिसको हम देख सकें और आगे किस तरह चलते हैं। ये अब आने वाला टाइम वक्त ही बताएगा। बिल्कुल अवैस, आखिर में मैं आपसे ये ज़रूर पूछ लेता हूँ, क्योंकि अब फाइनलाइज हो चुका है तकरीबन, जिस तरह मोई शाह साहब ने भी कहा कि मोस्ट लाइकली सकलैन मुश्ताक जो है वो आ जाएंगे। अगर आप टीम सिलेक्शन की भी बात करें, सलमान अली आगा से ये सवाल हुआ था, उन्होंने कहा यार T20 में 2-3 परफॉर्मेंसेज हैं जिनसे हम बहुत इंप्रेस हैं, ख़ास तौर पर साहिबजादा फरहान, हसन अली का उन्होंने नाम लिया, और उन्होंने कहा कि ये ऐसी परफॉर्मेंसेज कुछ हैं। शादाब का भी उन्होंने नाम लिया, तीनों का नाम ले लिया तो कनेक्ट हो गया। शादाब नाम ना ले, नहीं लिया शादाब। लेकिन अगर सकलैन भाई की बात करूं, जितना उनके साथ काम किए, जितना बैठा हूं, ऐसा जब वो कोच थे पाकिस्तान टीम के, उनकी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चल रहा था। आपको याद हो T20 के अंदर एक दफ़ा फाइनल्स में आप पहुंचे, एक दफ़ा सेमीफाइनल्स में आप पहुंचे हो। नहीं, वो कुदरत का निज़ाम था। नहीं, वो कुदरत का निज़ाम अपनी जगह, लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज़ क्या अच्छी लगती थी, उनकी एटलीस्ट एक थिंकिंग माइंड इस सेंस में था, कहाँ जहाँ पर अटकते थे तो कम से कम जो एक्स प्लेयर्स हैं उनको पूछते थे कॉल करके कि यार इशू आ रहा है, मैं क्या करूँ रिजॉल्व करने के लिए। दूसरा, उन्होंने एक पैरामीटर बड़ा एक अच्छा सेट किया हुआ था कि जितने भी प्लेयर्स थे, चाहे वो आप पाकिस्तान नेशनल टीम की बात करें, डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स, अंडर 19 के, एटलीस्ट एक ग्राफ बना हुआ था, उसमें से कहीं ना कहीं उन चीज़ों को करते रहते थे। लेकिन फिर वही बात है, चाहे सकलैन है, इंटरनेशनल कोच, कप्तान वाली बात कि आपके पास नहीं आता, जो भी कोच है उसको टाइम चाहिए। देखें, आप कहें कि आते ही वो एशिया कप के अंदर आके आपको चैंपियन बना देगा, नहीं होता, आपको टाइम चाहिए। बहुत से लोग इस चीज़ को डिसएग्री भी करते हैं, लेकिन आपको बड़ा स्टिंग ऑपरेशन जब आप कहते हैं ना, तो जैसे बाबर आजम वगैरह प्लेयर्स हैं, शायद खुद भी अब समझना चाहिए कि T20 में क्या हमारी जगह बनती है, नहीं बनती आगे जाके। आई थिंक ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब वहाँ पर अच्छे तगड़े फ्लोर मैनेजर्स होंगे। मुझे लगता है हमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे एक मैच में बताऊंगा। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली यू नो दिस इज इट नाउ, ऑब्वियसली टाइम इज अप, बट
कभी कोचिंग का सोचा आपने ज़िंदगी में, मैं भी कोच कभी बनूं, कभी मैं अभी आपको कह ही रही थी कि मेरा नहीं ख्याल, अभी तक तो नहीं है। वो कहते हैं ना नेवर से नेवर, मेरे से ज़िंदगी में अक्सर होता है, मैं कहती हूँ ये कभी नहीं करूँगी, अल्लाह में कहते हैं अच्छा ठीक है, आई वोंट से नेवर, बट अभी कोई ऐसा इरादा नहीं। थैंक यू वेरी मच सना मीर, थैंक यू वेरी मच अवैस, थैंक यू वेरी मच मोई शाह साहब के हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। हमें और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।